अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इम्तिहान में कंप्यूटर का पोर्शन है तो उसमें डेफिनेटली कंप्यूटर फंडामेंटल के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये 3 पार्ट की सीरीज़ है। मैं कोशिश करूंगा कंप्यूटर फंडामेंटल के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या एग्जाम में आ सकते हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये जब सीरीज खत्म हो जाएगी इसके लास्ट में मैं एमसीक्यूज वाइज क्वेश्चन दिए होंगे, हम उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर की अगर मैं जनरल डेफिनेशन की बात करूं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that take data as input from the user and process these data and give the result and save output। देखो, सिंपल 4 चीजें समझ लो कंप्यूटर की डेफिनेशन समझने के लिए। कौन कौन सी चीजें? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और सेव। जिस भी डिवाइस में ये 4 चीजें होती हैं वो आपका कंप्यूटर है। देखो, मैं डेफिनेशन समझाने की कोशिश करता हूँ। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है, डाटा लेती है एज ए इनपुट फॉर्म में, और जो भी डाटा हमसे इनपुट फॉर्म में लिया होगा उसके ऊपर प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने के बाद उसका रिजल्ट आउटपुट की फॉर्म में दिखाती है और उसको सेव कर लेती है। ये 4 चीजें, इनपुट, हमसे डाटा लिया इनपुट की फॉर्म में, जो भी डाटा हमने दिया उसके ऊपर प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उसका रिजल्ट आउटपुट की फॉर्म में दिखा दिया और उसको स्टोर कर लिया। ये जिस जो 4 चीजें करता है वो डिवाइस हम क्या बोल देते हैं, कंप्यूटर। अच्छा, डाटा में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डाटा क्या है। देखो, आपकी ऑडियो, वीडियो, आपकी पिक्चर, आपके डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आपकी वॉइस, करैक्टर, सिंबल्स, न्यूमेरिक्स की ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी की सारी आपके डाटा है। चाहे वो वॉइस है, ऑडियो है, वीडियो है, ठीक है, आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, कोई करैक्टर है, सिंबल्स है, ईच एंड एवरीथिंग क्या है, डाटा। तो कंप्यूटर कौन सी डिवाइस है जो हमसे डाटा लेती है, किस फॉर्म में, इनपुट फॉर्म में, और उस डाटा के ऊपर प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उस डाटे का रिजल्ट दिखा दिया आउटपुट की फॉर्म में और उसको स्टोर भी कर लिया। ऐसी डिवाइस को हम क्या बोल देते हैं, कंप्यूटर। अब देखो, इनपुट जब हम डाटा देते हैं, डाटा इनपुट के फॉर्म में देते हैं, तो कोई ना कोई तो डिवाइस यूज होती होगी इनपुट देने के लिए। ऐसी डिवाइस जो इनपुट देने के लिए यूज होती है उसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। देखे जैसे माउस, कीबोर्ड, कीबोर्ड से आप करैक्टर सिंबल देते हैं, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेबकैम, टच पैड, कैमरा, माइक, माइक से आप अपनी वॉइस सेंड करते हैं, ट्रैक बार, बार कोड रीडर, जॉयस्टिक, गेम पैड, ये सारी की सारी कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइसेस। किस लिए? क्योंकि ये यूज होती हैं इनपुट देने के लिए, और इनपुट में हम देते क्या है, डाटा। मैंने आपको बता दिया डाटा क्या, आपकी वॉइस है, आपके डॉक्यूमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग आपका डाटा। डाटा देने के लिए जो डिवाइस यूज होती है वो इनपुट डिवाइस। जब हमने डाटा कोई दिया इनपुट डिवाइस के थ्रू, वो उसके ऊपर प्रोसेस होता है, प्रोसेस करने के बाद उस डाटे का रिजल्ट आता है आउटपुट की फॉर्म में, और आउटपुट दिखाने के लिए जो डिवाइस यूज होती हैं उसे आउटपुट डिवाइसेस क्या देते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर। देखो, माइक से आपने अपनी वॉइस सेंड की, वॉइस के ऊपर प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट आपके स्पीकर की फॉर्म में आ गए। तो कोई भी डिवाइस जो आपको इनपुट देने के लिए यूज होती है, इनपुट डिवाइस, और जो आपको आउटपुट दिखाती है डिवाइसेस, वो आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, और आपका प्रोसेस, प्रोसेस किस में होता है, सीपीयू में। ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि सीपीयू है क्या। मैं एक दफ़ा दोबारा बता दूं, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमसे क्या करती है, इनपुट लेती है, इनपुट लेने के बाद उस प्रोसेस करती है, प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट आउटपुट की फॉर्म में दिखाती है और उसको स्टोर भी कर सकती है। जिस भी डिवाइस में ये 4 फंक्शन या फंक्शनैलिटी होंगी हम उसे क्या बोल देंगे, कंप्यूटर। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। Central Processing Unit is where most calculation take place. It is an internal component of the computer that is often referred to as brain of the computer। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन आता है सीपीयू की एब्रीवेशन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा पूछा जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये भी सीपीयू या हार्ट, दिल का पूछा जाए, दिल और दिमाग दोनों ही कौन है, सीपीयू कंप्यूटर के। ठीक है, अच्छा एक चीज और देख लो, ये जो डब्बा सा आपको नजर आ रहा है अक्सर लोग इसको सीपीयू बोल देते हैं, तो ये सीपीयू नहीं है, ये है सिस्टम यूनिट। सीपीयू इसके अंदर, सिस्टम यूनिट के अंदर लगा होता है मदरबोर्ड में। ठीक है, ये सीपीयू है, ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक छोटी सी डिवाइस होती है जो आपके मदरबोर्ड के अंदर लगी होती है, इसको बोलते हैं सीपीयू। ये सीपीयू नहीं है, इसका नाम है सिस्टम यूनिट। अच्छा, सीपीयू की अगर बात करें, सीपीयू का काम क्या होता है, प्रोसेस करना। देखो, मैंने लास्ट में आपको भी बताया था कि डाटा हम इनपुट में लेते हैं, उसके ऊपर प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस करता है वो कौन करता है, सीपीयू।
ठीक है, अब सीपीयू के बारे में देख लेते हैं कि सीपीयू के बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं। अगर मैं सीपीयू को खोल के देखूं तो सीपीयू के अंदर दो कंपोनेंट है, दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक का नाम है ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और दूसरा कंट्रोल यूनिट। अब इनका काम क्या है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम क्या है? जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है, मैथमेटिकल, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, लॉजिकल एंड डिसीजन ऑपरेशन, ये सारे के सारे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में होते हैं। तो मजीद बता देता हूँ, ए स्टैंड फॉर अरिथमेटिक, ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन ये करेगा। एल एल लॉजिकल ऑपरेशन या कंपैरिजन कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, लेस देन है, वो सारा लॉजिकल करेगा यूनिट। तो टोटल मिला के ALU का क्या काम हो गया? एक तो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना, दूसरे लॉजिकल या कंपैरिजन। ठीक है, ये काम कौन करता है? ALU। अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है? जितने भी आपके प्रोसेस है उनको कंट्रोल करने का काम कौन है? कंट्रोल यूनिट करेगा। ये आपके मैथमेटिकल, कंपैरिजन और डिसीजन मेकिंग ALU करेगा, और कंट्रोल कौन करेगा? CPU। देखो यहाँ पे ना मैंने एक डाटा दिया इनपुट की फॉर्म में, ठीक है, इनपुट डिवाइस से डाटा दे दिया, उसके ऊपर प्रोसेस हो गया। प्रोसेस किसने करना है? सीपीयू में। सीपीयू ने देखना अगर तो वो प्लस माइनस वाला अरिथमेटिक ऑपरेशन हुआ तो उसने ALU को भेज देना है। ठीक है, अगर कंपैरिजन वाला काम हुआ वो भी ALU ने करना है। ठीक है, लॉजिकल वाला काम हुआ वो भी ALU ने करना है। सीयू ने क्या करना है? कंट्रोल करना है, किस प्रोसेस को कितनी देर रखना है, आउटपुट में भेजना है, स्टोरेज में भेजना है, या किसने कितनी देर चलना है, ये सारा कंट्रोल किसने करना है? सीयू कंट्रोल यूनिट ने। ठीक है, तो सीपीयू के अंदर दो यूनिट होते हैं, कंट्रोल यूनिट जो प्रोसेस को कंट्रोल करता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल या कंपैरिजन ऑपरेशन ये ALU करता है। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं मेमोरी। मेमोरी क्या होता है? बेसिकली इट इज रेफर टू फिजिकल डिवाइस, ये एक ऐसी डिवाइस है जो यूज टू स्टोर प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए यूज होती है ऑन ए टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस। ठीक है, फॉर द यूज इन कंप्यूटर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। देखो सिंपल, मेमोरी क्या है? एक ऐसी फिजिकल डिवाइस है जिसके अंदर क्या स्टोर होता है? प्रोग्राम या डाटा स्टोर होता है। ठीक है, कब? यहाँ टेम्परेरी आर्जी तौर पे या परमानेंट। ठीक है, अब मेमोरी जो है ना, मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। देखो एक मेमोरी है आपकी प्राइमरी मेमोरी, दूसरी है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। एक चीज याद रखो, ये सारी की सारी जो मेमोरी, सबका काम क्या है? डाटा स्टोर करना। ठीक है, अब इनको कैटेगराइज क्यों किया है? दो पार्ट में, एक प्राइमरी या मेन मेमोरी में किया है, एक सेकेंडरी। ये एक पार्ट है सेकेंडरी में डिवाइड किया है, एक प्राइमरी या मेन मेमोरी में। प्राइमरी या मेन मेमोरी में आपकी रैम और रोम आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में आपकी हार्ड डिस्क, आपकी CD रोम, DVD, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड, हार्ड, आपके फ्लैश, आपकी USB, आपके मेमोरीज कार्ड, सारे के सारे सेकेंडरी में आते हैं। अब इनको क्यों कैटेगराइज किया? देखो जिस भी मेमोरी डिवाइस का डायरेक्ट तल्लक CPU के साथ था ना, उसको हमने कह दिया है वो प्राइमरी या मेन मेमोरी है। ठीक है, जिसका डायरेक्ट तल्लक CPU के साथ नहीं है उसको हमने सेकेंडरी मेमोरी बोल दिया। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इनको कैटेगराइज क्यों किया हुआ है। अब देख लेते हैं कि जो प्राइमरी या मेन मेमोरी है इसमें रैम या रोम का क्या फंक्शन है। अच्छा सबसे पहले एक चीज देखो, अक्सर क्वेश्चन आता है रैम इज ए वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। इसको समझने का आसान तरीका है, अगर आप भूल जाओ, ये रैम है, ठीक है, ये आपकी रोम है। देखो रैम और रोम में एम भी कॉमन है, आर भी कॉमन। अब रैम में अंदर ए है, अगर मैं ए को उल्टा करूं ये वी की शक्ल बन जाता है ना, तो ये वी स्टैंड फॉर वोलाटाइल। ओ को मैं जितना मर्जी उल्टा कर दूं ये वी नहीं बनेगा। तो अगर कभी भूल जाए रैम का जो ए है इसको उल्टा करके देख लो, वोलाटाइल बनता है, तो रैम आपकी वोलाटाइल है और रोम क्या है? नॉन वोलाटाइल। ठीक है, वैसे भी अगर दूसरी तरह याद रखना है, देखो वोल्ट, अब रैम को चलने के लिए वोल्ट की जरूरत, बिजली की जरूरत होती है। जब तक इसके अंदर बिजली होगी डाटा स्टोर होगा, जैसे ही कट ऑफ हो जाएगी पावर, इसके अंदर जो भी डाटा हो जाएगा वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो रैम कौन सी आपकी है? वोलाटाइल, और रोम कौन सी है? नॉन वोलाटाइल। इसको बिजली की जरूरत नहीं है, लाइट कट आ रही है जा रही है, इसके अंदर जो डाटा है वो स्टोर का स्टोर रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो चीज हमने देख ली, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रैम वोलाटाइल है और रोम नॉन वोलाटाइल है। अब रैम की आगे कुछ टाइप्स है, एस रैम और डी रैम। एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी स्टैंड फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा अगर क्वेश्चन है स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम में कौन सबसे ज्यादा तेज है या अच्छी है,
वो है स्टैटिक रैम। ठीक है, डायनामिक रैम में जो भी है आपके कैपेसिटर लगे होते हैं, इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, जबकि स्टैटिक रैम में ऐसा सीन नहीं है। तो स्टैटिक रैम जो है डायनामिक रैम से एक्सपेंसिव भी है, महंगी भी है और वर्किंग के लिहाज से भी अच्छी है। तो अभी हमने क्या देखा, रैम वोलाटाइल है और रैम के दो पार्ट हैं, एस रैम और डी रैम। ठीक है, अब रोम की देख लेते हैं। रोम की तीन टाइप है, पी रोम। पी रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ईपी रोम इलेक्ट्रिकली रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखो अब इस मेमोरी को अगर गौर से देखो ना, इसके नाम से ही ज़ाहिर है रीड ओनली मेमोरी, कि इसमें जो भी काम है सिर्फ आप रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते हो। देखो मेमोरी में आप चीज़ें रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, अपने से कुछ इंटर भी कर सकते हो। ठीक है, और जो पहले से है उसको आप पढ़ भी सकते हो। रीड ओनली मेमोरी में जो चीज़ लिखी है बस उसको आप पढ़ सकते हो, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे पहले इसकी ना पी रोम आती थी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो मर्जी एक दफ़ा आपने लिख दिया उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। फिर इसकी एडवांस टाइप आई, इसमें इसमें क्या हुआ, इसने अरेजेबल यानी कि इसमें डाटा डिलीट कर सकते, लेकिन डिफिकल्टी बहुत डिफिकल्ट वे में या बहुत डिफिकल्ट आप डाटा इसमें डिलीट कर सकते हो, बहुत मुश्किल से। इसमें तो कर नहीं सकते, इसमें कर सकते हो लेकिन बहुत मुश्किल। फिर इसकी और एडवांस फॉर्म आई, इलेक्ट्रिकली रेजेबल प्रोग्रामर रीबल। इसमें डाटा कुछ आसानी से इस एज कम्पेयर टू ईपी रोम आप आसानी से डाटा रेज कर सकते हो, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिकली। ठीक है, तो ये तीन टाइप है। अगर आपसे पूछे पी रोम में कौन सी ऐसी है जिसमें डाटा आपने एक दफ़ा लिख दिया आप डिलीट नहीं कर सकते, वो पी रोम। ईपी रोम में भी कर सकते हो लेकिन मुश्किल तरीके से। डबल ईपी रोम में कर सकते हो, बाकियों की निस्बत थोड़ा अच्छा तरीका या थोड़ा आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन आपकी रोम की टाइप है, पी रोम, ईपी रोम, डबल ई पी रोम। ठीक है, जिस तरह रैम की दो थी, एस रैम और डी रैम। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं ये ना रोम आपके मदरबोर्ड के ऊपर, ये है रोम आपका। अगर मदरबोर्ड है ना, कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड है जिसमें आपकी रैम, रोम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे मोट होता है, वहाँ पे चिपका होता है। ठीक है ना, तो उसमें ये है रोम। रोम के अंदर जब आपकी कोई भी कंपनी का बनाती है ना, उसके अंदर पहले से डाटा इंसर्ट कर देती है। ठीक है, उस डाटा को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और ये है रैम, ये अक्सर आपने देखी होगी। ठीक है ना, अब रैम का बेसिक फंक्शन मैं अगर आपको बताना चाहूँ, देखो जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो ना, कंप्यूटर में लेट्स सपोज आपने क्या किया, आपने वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल ओपन की, एमएस ऑफिस ओपन किया। रैम में सिर्फ आपका वही डाटा पड़ा होता है जो आप करंटली कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो। देखो अगर मैं हार्ड की बात करूँ ना, हार्ड के अंदर आपके ए बी सी डी एफ इस तरह के फोल्डर होते हैं, ईच एंड एवरी जो भी आपका डाटा होता है वो हार्ड में पड़ा होता है। ऐसे ही है, आपने कंप्यूटर ऑन किया, आपने लेट्स सपोज पेंट का फंक्शन है, आपने पेंट ओपन कर लिया, तो इसने क्या करना है, इन पूरे हार्ड में जहाँ पे सारा डाटा पड़ा उसमें से पेंट वाला फंक्शन उठा के रैम में रख देना है। ठीक है, रैम में वो चीज़ होगी जो आप करंटली कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हो, आप गेम खेल रहे हो, ठीक है, आपकी हार्ड से उठा के उसने रैम में गेम रख देनी है। ठीक है, तो रैम में वो डाटा होता है जो आप करंटली यूज़ कर रहे होते हो। ठीक है, अगर इसकी स्पीड की बात करें कि या रैम, रोम या सेकेंडरी मेमोरी से सबसे ज़्यादा तेज़ कौन है, देखो मैं अगर ये सीपीयू है, सीपीयू के साथ लगे होते हैं कैशे, वो भी मेमोरी होती है, उसके भी मैं डिटेल में बताऊंगा। फिर आती है आपकी रैम। सबसे ज्यादा तेज कौन सा स्टोरेज डिवाइस है, कैशे। कैशे के बाद कौन सी है, रैम। ठीक है, और अगर आपसे कंपेयर आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों में से ज्यादा एक्सपेंसिव कौन सी है, रैम या कैशे, तो जो सीपीयू के ज्यादा करीब है वो ज्यादा एक्सपेंसिव है और ज्यादा तेज भी वही है। ठीक है, तो अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाता है रैम, रोम या कैशे, इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जो सबसे तेज है, कैशे। ठीक है, चले मजीद मैं इसके बारे में आपको वीडियो बना के ना मेमोरी पे लैदा बना के दिखाऊंगा। अभी बहुत सारी चीज़ें जो मैं कवर नहीं कर सकता। सिंपली आप समझो मेमोरी दो तरह की है, एक प्राइमरी या मेन मेमोरी, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आपकी रैम आती है, आपकी रोम आती है। अगर रैम की दो टाइप है, एस रैम, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। ठीक है, रोम की तीन टाइप है, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। ठीक है, अगर इनमें से पूछा जाए वोलाटाइल कौन सी है, तो मैंने बताया था रैम के अंदर जो ए है इसको उल्टा कर दो वी बन जाता है, ये वोलाटाइल
वोलाटाइल मेमोरी है, ये आपकी क्या है, नॉन वोलाटाइल। अच्छा देखो, जब आपने लेट्स सपोज ये आपकी रैम है, ये आपकी हार्ड है। अक्सर क्या होता है, मैंने वर्ड की डॉक्यूमेंट में कुछ लिख रहा होता है, पीछे से क्या होता है, पावर कट ऑफ होगी, तो जो मैंने लिखा होता है वो आपका क्या होता है, वो डिलीट हो जाता है। एक्चुअली में मैंने आपको बताया, जो भी आप काम कर रहे हो वो रैम के अंदर चल रहा होता है। जब तक आप सेव नहीं करते तो वो क्या करता है, जैसे लाइट ऑफ होती है वो डिलीट हो जाता है। अगर आप यहाँ पे सेव कर देते हो प्रोग्राम, तो वो उसकी कॉपी हार्ड में रख देता है, ठीक है ना, ताकि दोबारा अगर आपने चलानी पड़े तो वो यहाँ से उठा सके। अगर आप सेव करना भूल गए, चूंकि जो भी काम होता है वो रैम में चल रहा होता है, रैम वोलाटाइल है, इसको वोल्ट की जरूरत है, जैसे इसके अंदर वोल्ट या बिजली खत्म होगी, जो भी डाटा होगा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर देख लेते हैं। मैं पहले लैंग्वेज की बात करता हूँ। हमारी लैंग्वेज दो तरह की है, एक हाई लेवल लैंग्वेज और एक लो लेवल लैंग्वेज। ये कंप्यूटर की ज़बान में हम लैंग्वेज बोलते हैं। अब लैंग्वेज जो है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में फ़र्क क्या है, देखो। ऐसी लैंग्वेज जो इंसान इजीली अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है, और कंप्यूटर के लिए मुश्किल हो, कंप्यूटर उसको ना समझ सके। लो लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, उनके लिए डिफ़िकल्ट होती है अंडरस्टैंड करना। तो हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जिसको इंसान या ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर सके। लो लेवल लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर समझता है, या कंप्यूटर की जो अपनी लैंग्वेज है, वो लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसको याद रख लो, इंसान हमेशा हाई लेवल पे रहना चाहता है, इसलिए ये इंसान की ह्यूमन की लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज, और कंप्यूटर बेचारे को जहाँ मर्जी रख दो, ये है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब हाई लेवल लैंग्वेज की अगर मैं एग्जांपल बताऊं, ये सारी पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प, विजुअल बेसिक, जावा स्क्रिप्ट, पीएचपी, कोबोल, फोर्टन, पास्कल, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज है। देखो, ये लैंग्वेज क्या करती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या प्रोग्राम बनाने में मदद करती है। हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं इन लैंग्वेज में बनाते हैं, ठीक है। अब लो लेवल लैंग्वेज की बात करें, मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर की अपनी है। कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेज है, 101 बाइनरी लैंग्वेज, यही है ना कंप्यूटर की। तो मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज ये लो लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज ये है पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, ये सारी की सारी कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज। हम यहाँ पे लैंग्वेज की बात नहीं बेसिकली करना चाह रहे, मैं आपको समझाना है लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर। देखो, कंप्यूटर की ये जबान है। अब कंप्यूटर में हम जो भी हम काम करते हैं, मैं कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ ना, मैं लेट्स सपोज सॉफ्टवेयर बनाता हूँ सी प्लस प्लस में, मैंने ये एक स्टेटमेंट लिख दी, मैंने इंग्लिश में ये सारा प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में। अब कंप्यूटर को तो ये लैंग्वेज नहीं समझते, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने कोड या प्रोग्राम लिखा है उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे, तो इसके लिए हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन कौन से हमारे, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ये वो ट्रांसलेटर है जो क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने कोई भी कोड लिखा, मैंने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा, कंपाइलर ने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में। ये ऐसे ही है, जैसे देखो, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे पर्शियन नहीं आती, ठीक है। एक बंदा है उसको पर्शियन आती है, मैं क्या करता हूँ, एक बंदा है उसको पर्शियन और उर्दू दोनों आती है, ठीक है। मुझे पर्शियन आती है, मुझे उर्दू नहीं आती। मैंने क्या करना है, लेट्स सपोज ये एक बंदा है, मैं ऐसे समझाता हूँ, ठीक है। ये एक बंदा है, मुझे लेट्स सपोज इंग्लिश आती है, ठीक है। एक दूसरा बंदा है उसको उर्दू आती है। ये एक बंदा है जिसको इंग्लिश और उर्दू दोनों आती है। मैं क्या करूंगा, इसको इंग्लिश में कोई भी अपना जो भी वर्ड इंग्लिश में कहूंगा, ये आगे ट्रांसलेट कर देगा उसको उर्दू में, ठीक है। सेम ऐसे ही जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर कंपाइलर है, ये क्या करते हैं, हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, कंपाइलर आगे उसको लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। अब तीनों सवाल ये पैदा होता है, तीनों ही कंपाइलर, तीनों ही ऐसे हैं जो कन्वर्ट करते हैं, लेकिन फिर इनमें फर्क क्या है। देखो, जो आपको मैंने कोड लिखा, ये मैंने कोड लिखा 4 स्टेटमेंट, ये 4 लाइनों का कोड लिखा। कंपाइलर ने क्या करना है, पूरा का पूरा कोड कन्वर्ट करके लो लेवल लैंग्वेज में कर देना है। मैंने इंटरप्रेटर का क्या काम, मैंने कोड लिखा 4 लाइनों में, इसने क्या करना है, पहले फर्स्ट लाइन को पढ़ना है, इसको कन्वर्ट करना है, फिर इसको करना है, फिर इसको करना है, फिर इसको, इसने लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करना है। इसने पूरा कोड एक ही दफा कन्वर्ट किया और वो लो लेवल लैंग्वेज में कर दिया। इंटरप्रेटर ने लाइन बाय लाइन कन्वर्ट किया। और असेंबलर का क्या फर्क है, देखो, असेंबलर बेसिकली जो असेंबली लैंग्वेज है ना, ये पूरी तरह से लो लेवल लैंग्वेज नहीं है, इसमें कुछ हाई लेवल लैंग्वेज के कंपोनेंट हैं। तो ये पूरी तरह से लो लेवल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इसको हम लो लेवल लैंग्वेज ही समझते हैं।
तो असम्बलर ने क्या करना होता है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज खुद लो लेवल लैंग्वेज, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें हाई लेवल लैंग्वेज की यूज़ होती हैं, तो असम्बलर ने असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देना मशीन लैंग्वेज में। दोनों लो लेवल लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज भी असेंबली लैंग्वेज भी। मशीन लैंग्वेज तो प्योर ना मशीन लैंग्वेज बाइनरी फॉर्म में है, असेंबली लैंग्वेज जो है वो प्योर बाइनरी फॉर्म में नहीं है, उसमें कुछ कंपोनेंट कुछ चीज़ें होती हैं जो हाई लेवल की है, तो असेंबलर ने वो चीज़ें भी कन्वर्ट कर देनी है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। आई होप कि आपको पता लग गया होगा। लैंग्वेज दो तरह की है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर सके, लो लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है। ये हाई लेवल लैंग्वेज की सब एग्जांपल है, ठीक है, और ये लो लेवल की है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है, ट्रांसलेट करने का काम करता है हाई लेवल से लो लेवल। इसमें तीन है। कंपाइलर क्या करता है, पूरे के पूरे सोर्स कोड को एक ही दफ़ा कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है। और असम्बलर किस लिए यूज होता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।